कब मिलेगा बेटियों को न्याय? जी हां, अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। बहुत से मामलों में तो इन मासूम बच्चियों की दरिंदगी के बाद हत्या भी कर दी जाती है। पुलिस मामला दर्ज करती है, पॉक्सो जैसी धाराएं लगाई जाती हैं। मीडिया में ऐसे मामलों का बहुत हल्ला मचता है, लेकिन एक बार मामला शांत होने के बाद अपराधी को फांसी के तख्त तक पहुंचाने में हमारी न्याय प्रणाली कामयाब नहीं हो पाती है। आलम यह है कि मध्य प्रदेश में पिछले करीब 24 वर्षों से छोटी बच्चियों से दुष्कर्म के 4928 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं और इन मामलों में आधे आरोपी जमानत पर मौज कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट ने कुल 64 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जिनमें से 11 की फांसी हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखी है, लेकिन फांसी एक को भी नहीं मिली है। अब तक मध्य प्रदेश सरकार ने छोटी बच्चियों से दुष्कर्म करके उनकी हत्या करने वालों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया था। यह कानून किसी को भी फांसी की सजा नहीं दिलवा सका। छोटी बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी या तो जेल में रहते हैं या फिर जमानत पर बाहर घूम रहे होते हैं। सजा मिलने में वर्षों लग जाते हैं। आखिर क्या है इस देरी का कारण और कौन है इस देरी के लिए जिम्मेदार, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बेटियों से दुष्कर्म के मामले तो बड़ी तादाद में दर्ज हो रहे हैं, लेकिन फांसी सजा की दर तो शून्य ही है। आधे मामलों में जमानत भी हो जाती है। प्रदेश में सरकार ने ऐसे मामलों में फांसी का प्रावधान किया है, लेकिन फांसी की सजा एक को भी नहीं हुई। दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग बेटियों को प्रदेश में न्याय की सबसे बड़ी संस्था हाई कोर्ट से भी न्याय के लिए सालों इंतजार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 साल में पॉक्सो के 4928 मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं। इन मामलों में कुल 5243 आरोपी हैं। इनमें से 2650 जेल में बंद हैं, जबकि 2593 यानी 49.46% जमानत पर आजाद हैं। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिखित उत्तर में यह जानकारी विधानसभा में दी। विधानसभा में दिए जवाब के अनुसार हाई कोर्ट में नाबालिग से दुष्कर्म के कई मामले 23 साल से पेंडिंग है। इंदौर खंडपीठ में सबसे पुराना प्रकरण 12 जनवरी 2001 से लंबित है। यह अब तक सुनवाई के लिए 52 बार लिस्टेड हुआ। कई मामले ऐसे हैं जिनमें 2013 से 2024 तक केवल 2 से 10 तारीखें ही लगी है। ग्वालियर हाई कोर्ट में ऐसे 10 केस हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने 7 साल पहले 3 दिसंबर 2017 को विधेयक पारित किया था। इसमें 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के बाद हत्या करने पर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। यह कानून पिछले 7 साल से लागू है, पर अब तक किसी भी दुष्कर्म के आरोपी को फांसी नहीं दी गई है। हाई कोर्ट में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के बाद हत्या के ऐसे 64 मामले भी पहुँचे, जिनमें ट्रायल कोर्ट या फास्ट ट्रैक कोर्ट फांसी की सजा सुना चुकी है। इनमें से 11 में हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी, जबकि 53 मामले पेंडिंग हैं। जिन 11 मामलों में फांसी की सजा बरकरार रही, उनमें से किसी मामले में सजा पूरी नहीं हुई। बेटियों को न्याय जल्द कैसे मिलेगा, यह बड़ा सवाल है। तो देखा आपने कि आखिर कब मिलेगा बेटियों को न्याय। अनादि विशेष में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जो है कुछ ही समय बाद जो एक पैनल जुड़ेगा, उनसे भी हम डिस्कस करेंगे पूरे मामले को लेकर। लेकिन कहा यही जा रहा है कि 4928 मामले कुल हैं मध्य प्रदेश में जो अभी विचाराधीन हैं। 50% ऐसे आरोपी हैं जो जमानत पर सरेआम घूम रहे हैं और 50% आरोपी जो है जेल में सजा याफ्ता हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर बच्चियों को कानून बना देने से न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन बच्चियों के मामलों की सुनवाई करनी चाहिए? इसको लेकर भी क्या सरकार को ध्यान आकर्षण करना चाहिए? हालांकि विपक्ष ने अपना काम कर दिया है। बाला बच्चन ने सदन में शीतकालीन सत्र के दौरान जो है मुद्दा भी उठाया था। इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिखित में रिपोर्ट भी पेश की है। जो हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं वो सरकार की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर। इसमें 4928 केस पेंडिंग हैं। 5243 आरोपी
कुल आरोपी हैं जिनमें से 2650 आरोपी जेल में बंद हैं, तो वहीं 2593 आरोपी जमानत पर बरी हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चियों के न्याय के मामले में मध्य प्रदेश में कानून तो 7 साल पहले बना दिया गया था, लेकिन अमल में लाया भी गया। तो आप देख सकते हैं कि कानून बना देने से बच्चियों को, मासूम बच्चियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही सरकार फांसी की सजा कहती है तो और इस खबर पर रिटायर्ड जज रोहित आरजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादिश टीवी में। रोहित जी, ऐसा जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 7 साल पहले मध्य प्रदेश में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के यौन शोषण को लेकर, हत्या को लेकर कानून बनाया गया था, जिसमें आरोपी को फांसी का प्रावधान था, लेकिन ये जो आरोपी हैं ये हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते वहां पर पहुंच जाते हैं और मामले जो वहां पर अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। बात की जाए 4928 कुल मामले थे, जिनमें से अभी 50% आरोपी जो हैं जेल से बाहर हैं, जमानत पर मौज कर रहे हैं। आखिर मासूम बच्चियों के न्याय के लिए और क्या सरकार को सजग कदम उठाने चाहिए ताकि बच्चियों को, मासूम बेटियों को न्याय मिल सके? आपका जो विषय है काफी चिंतामय है और समाज में इन परिस्थितियों में लोगों में नाना प्रकार के प्रश्न भी उठते हैं, लेकिन कानून की अपनी एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के पालन में कानून और प्रक्रिया के अनुशासन को बनाए रखते हुए कार्य किया जाता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि ये घटनाएं हो क्यों रही है। इन घटनाओं के होने में राज्य शासन या पुलिस मुकदमे में इसके प्रति कितनी संजीदगी है कि ऐसे ऑफेंस या इस प्रकार के हीनियस ऑफेंस को रोकने की क्या व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि पब्लिक में अगर इसका भय नहीं होगा कि ऐसे कर्मों में करने का क्या इसका अंजाम होता है और उन्हें क्या परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, अगर ये भय नहीं होगा तो ये ऐसे प्रकार के दुष्कर्म हमेशा बढ़ते रहेंगे। इसलिए लोगों में कानून के प्रति एक डर होना बहुत जरूरी है और इस कार्य के लिए राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों की बड़ी अहम भूमिका होती है। आर्य साहब, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने जो मसौदा तैयार किया था वो एक मिनट में थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा। जी जी जी। कि इसमें होता क्या है कि माइंडसेट लोगों का इस तरफ क्यों होता है, ये एक सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई को भी दूर करने के कई रास्ते हैं। तो अगर सामाजिक बुराई को जड़ से देखा जाए तो इसमें एक गहन विचार की आवश्यकता है कि आफ्टर ऑल इस प्रकार के जो ऑफेंस हैं या इस प्रकार के अपराध हैं आखिर क्यों हो रहे हैं, इसके जेनेसिस पे जाने की आवश्यकता है। दूसरा, इसको रोकने का, तो ये दोनों के ऊपर एक बहुत ही संजीदगी से समझना और उस पे लोगों से अमल करवाना प्रदेश की शासन प्रणाली को और पुलिस प्रशासन का ये बहुत बड़ा दायित्व है। इसके ऊपर जागरूकता फैलाना, क्योंकि कभी कभी बहुत समय ये भी होता है कि परिवार जो गरीब है या परिवार जो अनभिज्ञ है वातावरण से, परिस्थितियों से, कभी वो परिस्थितियों का शिकार बन जाता है, बच्चे शिकार बन जाते हैं। तो उस वातावरण को भी ठीक करना है अपने को। तो कहने का मतलब है कि चौमुखा कार्य होना बहुत आवश्यकता है, तभी ये इस प्रकार के जघन्य अपराध को हम रोकने के बारे में सोच सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आज मामला जो कोर्ट में आ गया, अब आप ये समझिए जितने मामले कोर्ट में आए हैं
इससे कहीं ज्यादा मसले आपके कोर्ट में आई नहीं है, क्योंकि उसमें एफआईआर ही नहीं हुई है। ऐसे आपको बहुत से प्रकरण मिलेंगे। ग्राउंड रियलिटी ये है कि एफआईआर करने में भी लोग हिचकिचाते हैं, सामाजिक दबाव की वजह से, पारिवारिक दबाव की वजह से, समुदाय की दबाव की वजह से। तो ये भी एक आस्पेक्ट देखने वाला है। इसलिए मैंने पहला सवाल यही किया कि इन कुरीतियों को दूर करने का सबसे बड़ा काम होना चाहिए। अब जो मसले कोर्ट्स में आ गए हैं या जिनमें एफआईआर हो गई है, उसमें एक बात तो हमेशा अपन ध्यान में रखें कि जब मामला कोर्ट कचहरी में आ जाता है या इन्वेस्टिगेशन में रहता है, तो कुछ सेट प्रणाली है, उनके तहत ही काम किया जा सकता है। जैसे यदि जब एक बार बेल हो गया, अब सॉरी एक बार एफआईआर हो गया, तो अब इस एफआईआर में कितनी संजीदगी से अन्वेषण किया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों से केस तैयार किया जा रहा है, इस पर बड़ा निर्भर करता है कि इस पर कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया होगी। यदि पुलिस ने मुकदमे में ही तो थोड़ी सी ढिलाई कर दी या उस संजीदगी से इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, तो उसका फायदा मिल जाता है कि उस लोगों को। भाई ऐसा है, कोर्ट तो जहाँ घटना घटी है वहां तो कोर्ट थी नहीं ना, वहां पे वकील था, वहां पे तो विक्टिम था, और जो मटेरियल इकट्ठा किया पुलिस ने उसी को देखने के बाद ही कोर्ट अपना जवाब साहब हमारे साथ जो है रिटायर्ड डीएसपी साहब जुड़ गए हैं। आपके तमाम सवाल हैं, मैं सुन रहा हूँ, पुलिसिया विभाग से ताल्लुक रखने वाले सवाल हैं, सीधा उनसे सवाल लेते हैं। वीएसपी परिहार साहब, आपका स्वागत है अनादि टीवी में। जिस तरीके से रोहित आर्य जो कि रिटायर्ड जज हैं, तमाम बात को विभाग की से रख रहे हैं, वो आप भी एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं, डीएसपी पद से रिटायर्ड हुए हैं। आखिर जो रोहित आर्य साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट घटनास्थल पर नहीं रहता, वहां पुलिस रहती है, पुलिस किस तरीके से केस बनाती है, ये बड़ा सवाल होता है। उसी केस के आधार पर जो है जज सुनवाई करता है, न्यायपालिका सुनवाई करती है, तो कहीं ना कहीं केस ही लचीला होता है या न्यायपालिका जो है उस पर सही तरीके से फैसला सही समय पर नहीं ले पाती है। कितनी बात से सहमत है रोहित आर्य जी की? नमस्कार सर। मैं सर की जो भी सर ने अभी कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, पर कुछ उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अपराध जो इस तरह के होते हैं, खासकर रेप के मामले में, ये एक बीमारी भी है। आप देखेंगे कि कुछ रेप के केसेस ऐसे होते हैं कि ना तो वो आदमी प्रभावशाली था, ना इतना ज्यादा उसका कोई मतलब रोज का कामकाज था, फिर भी वो मौका देख के और रेप की घटना को घटित करते हैं। मतलब मेरा उसमें एक पॉइंट ये जोड़ने का था, सर ने जो अभी कहा जी। कि मैं आपसे सहमत हूँ। आप जो कह रहे हैं, मैंने शुरुआती में कहा ये सामाजिक बुराई है, ये सामाजिक बुराई है सर, और सामाजिक बुराई है सर। और जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, तो रेप के लिए ये पाया गया है, जैसे सर एडिक्शन का केस होता है, तो एडिक्शन में लोग बड़े अच्छे से रिहैब में जाके अपना उपचार कराते हैं, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि कोई आदमी रेप का बार बार आरोपी हो रहा है, या हम कहते हैं पहली बार भी हुआ है, तो उसके जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं घटना के, उससे क्लियर हो जाता है कि वास्तव में ये आदमी बीमार था। और सर्कमस्टांसेस से ये परिहार जी मेरा सवाल मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें आपसे। चलिए, कोई अगर एडिक्शन का है, अगर बीमारी कोई आप मान लें कि वो उसको इस तरह की बीमारी है कि वो बार बार रेप कर रहा है, और आप चूंकि आप ही जवाब दे रहे हैं, तो क्या इसमें हम जो मासूमों का शिकार किया जा रहा है, बेटियों का शिकार किया जा रहा है, क्या हम उनके माता पिता को, समाज को जागरूक करने की एक दिशा में पहल नहीं कर सकते हैं क्या पुलिसकर्मी? मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। घटना होने के बाद जो सर ने कहा कि इसमें सबसे बड़ा रोल है समाज का, और समाज में जागृति लाने का जो काम है, पहले नंबर में समाज है, दूसरे नंबर में पुलिस प्रशासन, ये सब कुछ आते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि यूपी में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, रेप की बीभत्स घटनाएं, तो वहाँ एक और है कि उसकी प्रॉपर्टी डैमेज करना, तो उससे एक मैसेज जाता है समाज में, भय पैदा करके। ठीक है, लोगों में अवेयरनेस आती है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो सर ने कहा कि सबसे पहले उसको समाज स्वीकार करे। समाज जब किसी चीज को स्वीकार कर लेगा
कि ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं हमारे समाज में, मान लीजिए कोई बच्ची ऐसी है जो उसका परिवार, जिसके माता पिता इतने सक्षम नहीं है कि वो लड़ सकें, तो वो या जाति या रिश्तेदारों के द्वारा जो घटनाएं होती है वो उसी लेवल पे समझौता हो जाता है। लगभग 50 या 40% केसेस में एफआईआर नहीं होती है। अब एफआईआर मान लीजिए हुई भी, अच्छा सक्षम आदमी है, आप फिल्मों में देखते होंगे कि एफआईआर के लिए कोई बच्ची आती है तो सबसे पहले पुलिस उसको समझाने में लग जाती है कि भाई ऐसा नहीं है और अपनी बच्ची को समझा लो, क्या मिलेगा, ऐसा करके। क्योंकि जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो अपना इन्फ्लुएंस उस तुरंत दिखाने लगते हैं। बहुत सारी लेकिन सर पुलिस की भूमिका भी कहेंगे संदेह के घेरे में रहती है। अगर पुलिस चाहे तो कैसे कानून को जो है प्रभावशाली लोगों के हाथों में दे दिया जाए? देखिए पुलिस की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण है और पुलिस की भूमिका केवल रेप में नहीं, किसी भी अपराध में संदिग्ध हो सकती है। अगर उसमें किसी भी तरह से पुलिस का हमारा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो प्रभाव में आ गया तो, पर अपन वो उसको दूर करने के लिए तो पुलिस प्रशासन जाना है। समाज के मामले में आपने प्रश्न उठाया, तो समाज में हर व्यक्ति को ये अपने आसपास, अपने पड़ोस में या अपने परिवार में, फिर उसका जितना बड़ा दायरा हो, उसमें अगर इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर रेप की घटना हुई है तो हमारा टोटल सोसाइटी जो है उसमें सजा दिलाने की कोशिश करे। हम कहते हैं नहीं सजा हो पा रही, नहीं भी शिकायत हुई है तो भी समाज चाहे तो इसमें अपनी बातचीत से। समय का अभाव है, बाकी और भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। समाज सेविका हैं माधुरी शर्मा जी। आपने भी कहा कि पहला दायित्व तो समाज सेवी का होता है, दूसरा दायित्व तो पुलिस का होता है। खुद माधुरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। माधुरी जी बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरीके से बेटियों को मध्य प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है, रेप के मामले में जो है सजा काट रहे जो आरोपी हैं वो जेल से, आधे आरोपी तो जेल से बाहर घूम रहे हैं, मजे मौज कर रहे हैं और आधे आरोपी जेल में बंद हैं। आखिर कानून 7 साल पहले बन गया था फांसी का, लेकिन अभी तक एक भी जो आरोपी को फांसी नहीं मिली है। यहां तक कि इंदौर की खंडपीठ में 2001 का मामला किया, आज 24 चल रहा है, खत्म होने वाला है 24 साल से मामला पेंडिंग है। आखिर कहां लेटरतिपी हो जाती है? और जो कि परिहार साहब ने बड़ा सवाल उठाया कि समाज सेविकों की बहुत भूमिका होती है, बड़ी भूमिका होती है समाज को जागरूक करने में। तो क्या समाज सेवा करने वाले लोग या समाज सेवी लोग, मैं आप नहीं बोल रहा हूं, क्या वो कहीं ना कहीं उनकी भी खामियां नजर आती हैं क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर? समाज सेविका क्या बोले अब, ये तो पूरे समाज की क्या, पूरे घर में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके की बीमारी का शिकार है और घर की जो महिला है या कोई भी पुरुष है वो समझता है कि हमारे लड़के में कोई इस तरह की गलतियां करने का ये कर सकता है, इसकी जो एक्टिविटी है वो कुछ सही नहीं है, ऐसा नहीं है। परिवार का हर व्यक्ति, समाज का व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में जानता है। अगर उसी समय उस व्यक्ति को समझाइश दे दी जाए, उसे कानून का डर दिखा दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई भी व्यक्ति एक दिन में कोई रेप केस नहीं कर देता कि कोई लड़की, महिला मिली, कोई लड़की मिली, वो कहीं ना कहीं उसकी आदत में ये सब चीज पहले से देखी जा सकती है कि नहीं ये व्यक्ति वास्तव में है ना, इसमें कुछ इस तरीके की खामियां हैं। तो पहले तो हमें इन पर ध्यान देने का जरूरत है। शासन को और शासन प्रशासन को और सरकारों को इस तरीके के लांछन लगाना कि नहीं ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। उनके आने से पहले अगर समाज और परिवार के लोग, अगर क्योंकि किसी ना किसी परिवार का ही तो वो बच्चा है, जो यह परिवार का ही वो व्यक्ति है जो इस तरह की घटना में संलग्न है, अगर वहां से ही इसको रोका जाए तो निश्चित रूप से ये। माधुरी जी जो रिटायर्ड जज हमारे साथ जुड़े हैं, रोहित आर्य जी, उन्होंने भी बड़ी बात कही है कि जागरूकता की कमी है कहीं ना कहीं। अगर जागरूकता फैलाई जाए समाज में, लोगों के बीच में, तो हो सकता है कि मामले कम हो। तो क्या लगता है जागरूकता के लिए समाज सेवियों और देखो जागरूकता के लिए तो कोई कमी नहीं है। निर्भया कांड का इतना बड़ा सब वो हुआ, लोगों ने देखा उसको और किस तरीके से लोग जागरूक होकर आगे बढ़े, लेकिन क्या हुआ, उस कांड को भी सुलझने में 7 साल 3 महीने लग गए जब निर्भया कांड के लोगों को सजा मिली। तो क्या है कि ये बिल्कुल जरूरी है कि लोगों को सतर्क करना, लोगों को सावधान करना, और ये सब चीजें तो जरूरी हैं, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि आखिर कोर्ट में या कहाँ केस जा रहे हैं तो उन लोगों को सजा क्यों नहीं मिल रही है। अभी के जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार केवल 100 लोगों की में से जो केस हैं जो रेपिस्ट है उसमें केवल 27 को सजा मिली है। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? यानी कहीं ना कहीं इस पर भी सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। भाई जो न्यायाधीश है कहीं ना कहीं उनकी भी हमारे यहाँ कमी है।
जो कि इतने इतने साल तक हमारे यहाँ केस पेंडिंग रहते हैं, है ना। और बाकी समाज की जागरूकता तो वास्तव में जरूरी है। हम लोग इस तरीके के कैंप वगैरह में हिस्सा लेते हैं और बातचीत करते हैं लोगों के साथ कि कभी भी अपने बच्चों को इस तरीके की आप समझाइश दें। आपका भी पेरेंट्स का पूरा कर्तव्य है कि अपने बच्चे की हर तरह की आदतों को वो अच्छे से समझे, और अगर वास्तव में कहीं कोई इस तरीके की गलती दिख रही है या समाज के किसी व्यक्ति में, गांव के, शहर के किसी व्यक्ति में आपको इस तरीके की कुछ वो चीजें दिख रही है, तो जरूर इसके लिए आप आगे बढ़ के इसको सूचित करें पुलिस में। लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं परिवार के लोग भी और समाज के लोग भी सब कुछ देखते भी हर चीज को अनदेखा कर देते हैं। इसी वजह से ये चीजें सब सामने आती हैं। एकदम से कोई चीज एक घटना नहीं चलिए होती। ये मैं बिल्कुल रिपीट समय कर का रही हूँ। अभाव है, मैं आपसे और भी अगर समय रहा तो चर्चा करूंगा। सीधा रुख करूंगा तनुज दीक्षित जी का, जो कि एडवोकेट हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। और तनुज जी, जिस तरीके से रोहित आर्य साहब ने कहा है कि अपराध जो अपराध करके फरार हो जाता है, लेकिन सही भूमिका जो होती है पुलिस की और वकीलों की भी एक अहम भूमिका होती है कि वो केस को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक वकील का जिम्मेदारी होती है कि वो साक्ष्यों किस तरीके से जुटाए, एविडेंस कैसे कलेक्ट करे पुलिस से। वकीलों को लेकर जो मामले पेंडिंग है, इसमें क्या माना जाए कि वकीलों का भी उदासीन रवैया है, जिस वजह से आरोपियों को सजा नहीं मिल पा रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो जो विक्टिम है और जो केस रजिस्टर्ड होते हैं, देखिए कई सारे मामलों में, क्योंकि हमारे साथ आदरणीय रोहित आर्य साहब भी हैं, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत अहम निर्णय जो है दिए हैं, और वो भी बेहद अच्छे से जानते हैं कि कई सारे मामलों में एक लेवल के बाद में कॉम्प्रोमाइज और क्वेश्चन पेश किया जाता है कोर्ट में, जो कि देखिए कई सारे मामले पेंडिंग रहने के पीछे वजह यह है कि कहीं ना कहीं लोग प्रयास करते हैं इस तरह के मामले जब आते हैं कोर्टों में तो उनको कैसे भी खत्म किया जाए, और ये प्रयास एक जो है कई बार ये भी कुछ विलंबता का एक कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए बहुत सारे मामले अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। सब मामलों को एक जैसा नहीं देखा जा सकता, लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि भारत सरकार ने जो पिछले दिनों 3 नए क्रिमिनल लॉ लाए, उसके अंदर भारतीय न्याय संहिता में विमेन्स एंड चिल्ड्रन के लिए अलग से चैप्टर 5 भी बनाया, और खास करके जो चिल्ड्रन से संबंधित ये मामले हैं, इसके लिए भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 93 से लगा करके 99 तक में इसको व्यवस्थित रूप से उल्लेखित भी किया है, और सजा के प्रावधान पहले से कई कड़े भी किए हैं। ऐसे में निश्चित रूप से जो सजा के डर की यहाँ बात हो रही है, जिस तरह की विचारधाराओं की बात हो रही है, कहीं ना कहीं समाज में सख्त कानून और संशोधित कानून जो अब हमारे पास में है, जिसमें जल्द न्याय मिलने की पूर्ण उम्मीदें हैं, एक समय सीमा है, और जिसके चलते कहीं ना कहीं इस तरीके के मामलों में जल्द ही न्याय की भी गुहार रहेगी, और जल्द ही मामलों में सजाएं भी देखने को मिलेंगी। जी कपिल। चलिए, आप हमारे संयुक्त इस चर्चा का हिस्सा बने। साथ ही रोहित आर्य जी, आप बीएसपी परिहार साहब, आप माधुरी शर्मा जी, आप साथ ही तनुज दीक्षित जी, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो अपना कीमती समय आपने दिया है। तो वही कहावत है कि सरकार ने कानून का मसौदा जो है 7 साल पहले तैयार कर दिया था, अमली जामा भी पहना दिया था, लेकिन जो है न्यायिक प्रक्रिया के चलते जो है मासूम बच्चों के साथ रेप करने वाले अपराधियों को अभी तक फांसी की सजा नहीं मिली है। यहां तक कि 2001 का मामला भी अभी लंबित है, विचाराधीन है। अब देखना होगा कि सरकार और न्यायपालिका किस तरीके से इन बच्चों के मामलों को लेकर जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए फैसला देती है। क्या इसके परिणाम होंगे, क्या इसके लिए जो है तमाम विषयों की खोजबीन की जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।